सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग अब तक जो टॉपिक्स देख चुके हैं, हम लोगों ने प्रॉस सेक्शन हमारा स्टार्ट किया था, जिसे हम लोग काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं। 50% हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट लेक्चर लेकर के आया हूँ ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का। और इंग्लिश ग्रामर में आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टेंस टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइज। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ऐसा लगता है कि टेंस जो है केवल टेंस को ही कवर करता है, लेकिन वास्तविकता में आप देखेंगे तो इंग्लिश में आप कहीं भी जाकर कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो आपको टेंस से वहाँ मदद मिलने वाली है, आपको हेल्प वहाँ पर टेंस से मिलने वाली है। और इसके अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में भी टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मेट जो है वो फॉलो होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी होता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर हम टेंस के अकॉर्डिंग ही वाक्यों का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ टेंस एंड ट्रांसलेशन, इन दोनों टॉपिक को हमेशा साथ में ही देखा जाता है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में ट्रांसलेशन आने वाला है और ट्रांसलेशन आपके एग्जाम में चाहे आए चाहे नहीं आए, मैं तो ये मानता हूँ कि आपके मन में कोई आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के यही मैसेज बार बार कॉन्टिन्यूटी में आता रहता है मेरे पास कि सर आंसर हमें आता है लेकिन हम इंग्लिश में लिख नहीं पाते, क्योंकि टेंस पे हमारा कमांड नहीं है, वोकेबलरी हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है। केवल दो कारण है, तीसरा और कोई कारण नहीं है। टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग ठीक से सेंटेंस बना नहीं पा रहे हैं, और साथ ही साथ इंग्लिश में किसी वर्ड को क्या कहा जाता है, हिंदी में अगर कोई शब्द हमें पता है तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे वो नहीं पता। तो अगर किसी भी चैप्टर के आप वर्ड मीनिंग तैयार करते हैं और साथ ही साथ अगर आप टेंस के फॉर्मेट को अच्छी तरीके से समझते हैं तो बहुत ही आसानी से आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे, उसमें आपको कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली। सो गाइज, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। बिना किसी डिले के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस का मीनिंग क्या होता है, टेंस किस तरीके से काम में आता है। तो उसके लिए मैं आपके लिए दो अलग अलग डेफिनेशंस लेकर के आया हूं। पहली बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है जो हम हमेशा से जानते हैं। मैं आप में से अगर किसी से भी अगर ये सवाल करता हूं कि टेंस का क्या मतलब होता है या टेंस क्या होता है, तो आपका सीधा सबसे पहला आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है गाइस, टेंस का मतलब होता है काल, या काल नहीं कहेंगे तो आप यहाँ पे क्या कह देंगे, टेंस का मतलब होता है समय। तो काल या समय को दर्शाने वाला जो है उसे टेंस माना जाता है। देखिए गाइस, हिंदी में अपने आप में एक इंडिविजुअल टॉपिक है जिसे हम कहते हैं काल, और उसमें हम वाक्यों की संरचना देखते हैं या वाक्य निर्माण के जो नियम है उसे हम किस टॉपिक में देखते हैं, काल में देखते हैं। इंग्लिश में वो सारे के सारे नियम हम किस में देखते हैं, टेंस में देखते हैं। इसलिए हम लोग क्या कह देते हैं कि टेंस का मतलब होता है काल। अब काल कहना तक तो ठीक है, क्योंकि हिंदी से कंपेयर करके आपने काल कह दिया, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काल से कंपेयर करके आप समय कह रहे हैं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। क्योंकि टेंस का मतलब अगर समय होता तो टेंस में हम लोग घड़ी के बारे में बात करते, कैलेंडर के बारे में बात करते, पंचांग के बारे में बात करते। रीजन कि इस दुनिया में समय बताने वाली यही चीजें हैं, लेकिन टेंस में हम कहीं भी इन चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। तो एक इसकी प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या हो सकती है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो पहले एक बेसिक डेफिनेशन क्या लिखी है मैंने, टेंस एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी किसी भी कार्य के होने का समय बताने वाला, किसी भी कार्य के होने का समय बताने वाला जो घटक है वो टेंस कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं गाइस, उसे हम टेंस कहते हैं, राइट। और अब मैं जो डेफिनेशन लेके आए उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो देखिए यहां पर हम दो चीजों को पहले महत्व देते हैं। पहला आ गया समय या कोई परिस्थिति, टाइम या कोई सिचुएशन, और उस टाइम या सिचुएशन में होने वाली घटना यानी कि कार्य या फिर उसका परिचय या उसका डिस्क्रिप्शन, वर्णन अगर किया जाता है तो। और इन दोनों के आधार पर हम क्या करते हैं, फिर वाक्य की संरचना करते हैं, वाक्यों का निर्माण करते हैं। थोड़ी सी अलग डेफिनेशन है, थोड़ी सी नई डेफिनेशन है, समझने में टाइम लगेगा। मात्र 2 से 3 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए और बिल्कुल कनेक्ट रहिए मेरे साथ, तो आपको फटाफट से ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। देखिए, मैंने कल खाना खाया, तो मुझे बताओ कार्य क्या हुआ खाना खाने का,
कब खाया, कल खाया, तो कल मेरा क्या हो गया, समय को दर्शाने वाला शब्द हो गया। तो कल मैंने खाना खाया। अब ये बात तो हो गई हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में जब आप टेंस पूरी तरीके से सीख लेते हो तो आपसे क्या कहा जाता है, आ गए टेंस, चलो वाक्य बना के दिखाओ। तो कल मैंने खाना खाया, कल मैंने क्या किया, खाना खाया। तो कल के आधार पर और खाना खाया के आधार पर मैं क्या करूंगा, वाक्य का निर्माण करूंगा, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन यहां करने का काम मैं करने वाला हूं। क्लियर है मेरी बात। तो अब इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेंस के नियमों के अनुसार इस कार्य को करना पड़ेगा। कि टेंस के नियम क्या कहते हैं कि कल आपने खाना खाया, तो वाक्य चला गया किसमें, पास्ट टेंस में। अब केवल खाना खाया, आप ये नहीं कह रहे थे खाना खा रहा था, खाना खा चुका था, आधे घंटे से खाना खा चुका था, ऐसा कुछ नहीं कह रहे आप केवल कह रहे हो खाना खाया। तो ऐसी कंडीशन में आपका वाक्य किस में चला गया, सिंपल पास्ट टेंस में चला गया। अब वाक्य निर्माण करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल पास्ट टेंस के नियमों का अनुसरण करते हुए काम करोगे। किसका अनुसरण करोगे, सिंपल पास्ट टेंस के जो नियम है। अब वो क्या नियम है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी हम केवल डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है गाइस। तो यहां पर क्या है, जब किसी समय पर कोई कार्य होता है और उस समय पर वह कार्य हुआ है, इसके संदर्भ में हम एक वाक्य का निर्माण करते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। यही वास्तविक कार्य है टेंस का। और पूरे टेंस में हम इसी का अध्ययन करते हैं कि किस तरीके से किस समय पर कौन सा काम हुआ, और काम हो गया ठीक है, लेकिन लास्ट में जाकर के बात वापस वहीं अटक जाएगी, वाक्य बनाओ, वाक्य बनाओ। आधे घंटे पहले मैं कॉफी पी चुका था, इंग्लिश में बनाओ, क्योंकि टेंस खत्म होती है तो मैं आपसे यही कहूंगा, चलो भाई वाक्य बनाओ। तो यहां पर मेन चीज क्या है, वाक्य का निर्माण करना। अब देखो यहां पे टाइम और एक्शन तो हम लोग हमेशा से जानते हैं कि समय और समय पर होने वाला कार्य, इससे तो हम पहले से परिचित हैं। अब यहां पर मैं एक शब्द और लेके आ गया आपके लिए, सिचुएशन। क्योंकि जब हम समय की बात करते हैं तो हम उसे 3 भागों में बांट देते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से परे होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रुथ या सार्वभौमिक सत्य। कि भाई मुझे एक बात बताओ सीधी सीधी, कल सूरज किस दिशा से उगा था, पूरब दिशा से। कल उगा था ना, तो पास्ट टेंस हो गया। आज पूरब दिशा से, कल किस दिशा से उगेगा, पूरब दिशा से। तो तीनों दिन यानी कि टाइम यहां पर पैरेलल हो गया, पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, ये भाई एक परिस्थिति जनक वाक्य है। यानी कि यहां पर परिस्थिति जो है वह समय से ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है। ठीक है। ऐसे ही हैबिचुअल एक्शन, कि भाई मुझे 10 साल से आदत है सुबह उठते ही दूध पीने की, तो पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। अब कल रहेगी नहीं रहेगी वो तो नहीं पता, लेकिन कल भी थी और आज भी है ना। तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों इंक्लूड हो गए इसके अंदर। हैबिचुअल एक्शन आदतन क्रियाओं को कहते हैं। तो आदतन क्रियाएं जो हैं वो पास्ट में थी, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर का पता नहीं होगी कि नहीं होगी, हाँ कल परसों तक तो है कम से कम। ठीक है। तो यहां पर हम क्या कहते हैं कि ये इस तरह का नियम आ गया जो कि समय से परे है, ना पास्ट में रख पाऊंगा ना प्रेजेंट में रख पाऊंगा। ऐसा नहीं है ना कि आज है कल नहीं थी, राइट और रॉन्ग। तो इस तरह की जो परिस्थितियां हैं उसमें होने वाले जो कार्य हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं टेंस के अंदर, क्योंकि उसके अनुसार भी वाक्य बनता है। सीधे तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर कहीं पर ये दिखाई देता है वाक्य के अंत में यस्टरडे, टुडे और टुमारो, तो सीधा सीधा पता चल जाता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है। लेकिन जब मैं यस्टरडे, टुडे और टुमारो का प्रयोग नहीं करता और उसकी जगह मैं प्रयोग करने लग जाता हूं ऑलवेज, अकेजनली, तो ये परिस्थिति जनक वाक्य हो जाते हैं। ठीक है। तो एडवर्ब से हम मोटे मोटे तौर पर पकड़ लेते हैं कि कहां पर कौन सा वाक्य हो रहा है। डोंट वेरी, एडवर्ब्स आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने एडवर्ब हो सकते हैं वो सारे आपको लिखवाऊंगा, ताकि एग्जाम में आप उसकी पहचान करके आराम से अपने आंसर को सॉल्व कर सकें। ठीक है गाइस। तो यहां पर हमने बात की कि समय और समय पर होने वाले कार्य नंबर 1, दूसरा कोई परिस्थिति और उस परिस्थिति में होने वाले कार्य नंबर 2, और नेचुरल सी बात है समय और कार्य पर वाक्य बनेगा, परिस्थिति और कार्य पर वाक्य बनेगा। एक चीज और लेके आया हूं आपके लिए मैं, समय और समय के आधार पर होने वाला डिस्क्रिप्शन या इंट्रोडक्शन। समय अथवा समय के आधार पर होने वाला
परिचय या वर्णन। अब ये परिचय या वर्णन वाला क्या चक्कर है, तो देखो यहां पर मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लेकर के आया हूं। तो इसमें ऊपर वाला सेंटेंस अगर फर्स्ट सेंटेंस में देखता हूं, आई वोक अप एट 7 AM, यानी कि मैं 7 बजे उठा। अब वोकअप आ गया ना, वेकअप तो नहीं आया, वो अब की सेकंड फॉर्म आ गई। इसका मतलब ये मेरा किस में चला गया, पास्ट टेंस में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 AM मेरा समय आ गया और वोकअप जो है मेरा कार्य आ गया। द अर्थ राउंड्स द सन। अब द अर्थ राउंड्स द सन क्या है, सिचुएशन को दर्शाने वाला वाक्य है कि भाई सूर्य पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि राउंड्स द सन में राउंड्स जो है वो हमारा कार्य हो रहा है। और क्योंकि कल भी परिक्रमा लगा रही थी, आज भी लगा रही है, कल भी लगा रही होगी, तो ये एक परिस्थितिजनक वाक्य हो गया। अब ये तीसरा वाक्य जो है, आई एम चित्रांश दादिच, मेरा नाम है, ठीक है। तो आई एम चित्रांश दादिच के अंदर मुझे बताओ कौन सा कार्य हो रहा है। यहां पर उठने का कार्य हुआ, यहां पर परिक्रमा लगाने का कार्य हुआ, यहां इस वाक्य में कौन सा कार्य हो रहा है, तो इस वाक्य में कोई कार्य हो ही नहीं रहा। ये क्या है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, मेरा परिचय है कि मैं कौन हूं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कह दूं द टेबल इज ब्राउन, तो ये इस टेबल का वर्णन है, ये डिस्क्रिप्शन है कि ये टेबल कौन से रंग की है, भूरे रंग की। क्लियर है मेरी बात। तो देखो वाक्य का निर्माण तो गाइस यहां पे भी हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि कार्य हुआ तो ही वाक्य का निर्माण हुआ। परिचय या वर्णन हो रहा है तो भी हम वाक्यों का निर्माण यहां पर कर रहे हैं, तब भी हम यहां पर वाक्य बना रहे हैं। बोलो हाँ कि ना, सही है ना भाई, वाक्य तो बना, यानी कि ये काम तो हो ही रहा है ना। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करने वाला, वाक्य का निर्माण करने वाला कार्य तो हमें यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों ही तरह के वाक्य, चाहे एक्शन से रिलेटेड हो या डिस्क्रिप्शन और इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हो, ये दोनों ही तरह के वाक्य जो हैं ये हमें टेंस में देखने को मिलते हैं। इसमें से ये वाला पोर्शन जो है ये मैं आपको अलग से पूरा एक सेपरेटली मैं आपको अच्छे से ये बता दूंगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर अगर हम इसके एक आध एग्जाम्पल और देखना चाहें, हैंड टू हैंड लेना चाहें, तो हम समय और कार्य पर होने वाला कार्य जो है वो देख सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं आई वेंट टू जयपुर, टाइम लेना पड़ेगा ना, यस्टरडे, मैं कल जयपुर गया। आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, यानी कि कल मैं जयपुर गया। तो यहां पर जाने का कार्य हुआ, कब हुआ, कल हुआ, ठीक है। दूसरा लेते हैं कोई परिस्थितिजनक वाक्य। He usually tells the truth, यानी सामान्यतः वह सच ही बोलता है। अब ये सामान्यतः का क्या मतलब हो गया, कभी बोलता है कभी नहीं बोलता है, अधिकांशतः बोलता है। लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलवेज का यूज नहीं किया कि वह हमेशा सत्य बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट भी आ जाएगा और उसका प्रेजेंट भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि हम यहाँ पर सही तरीके से अगर हम कोशिश करें कि पास्ट या प्रेजेंट दो में से किसी एक को चुन लें, तो हम दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकते। हमें यहां पर इसे कैसा वाक्य मानना पड़ेगा कि एक परिस्थितिजनक वाक्य यहां पर ये बन रहा है। नेक्स्ट आ जाता है माई टी शर्ट इज ब्लू। मेरी जो टी शर्ट है वो कैसी है, ब्लू कलर की है। तो मुझे बताओ कि मेरा टी शर्ट का ब्लू होने में कोई कार्य हो रहा है क्या, कोई क्रिया हो रही है क्या, तो कोई कार्य नहीं हो रहा, कोई क्रिया नहीं हो रही। लेकिन यहां पर परिचय या वर्णन दिया जा रहा है, तो मैं अपनी टी शर्ट का वर्णन कर रहा हूं कि भाई मेरी टी शर्ट इस कलर की है, इस लेंथ की है, इस साइज की है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाती है, वर्णन में चली जाती है। और ऐसे वाक्यों में जहां पर हम कहते हैं ना, बचपन से बोलते हुए आए होंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेट फॉलो नहीं होता है। यहां कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर चलता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि कोई भी अगर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस की होनी चाहिए। सीधे तौर पर कहूं तो वॉज, वर,
इज, एम, आर, विल बी, शैल बी, इनका प्रयोग हम परिचयात्मक वाक्यों में या इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस के अंदर कर सकते हैं। चिंता मत करना, ये सारी की सारी लिखवाऊंगा, अभी केवल वर्बली बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी हम केवल एक इंट्रोडक्शन या परिचय की बात कर रहे हैं। टेंस होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, हम उसके बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में, वास्तविकता में ये कितना पार्ट कवर करता है, ठीक है, या इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम यहां पर अपना हेल्पिंग वर्ब हमेशा रखते हैं, ठीक है गाइस। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि डेफिनेशन में हम लोग यहाँ पे समय को देखेंगे, परिस्थिति को देखेंगे, समय या परिस्थिति के अनुसार होने वाला कार्य या इंट्रोडक्शन, परिचय देखेंगे, और इन सब को देखने के बाद लास्ट में जाके वही करेंगे जो हमारे टीचर्स आज तक कहते आए हैं हमें करने के लिए। चलो बेटा वाक्य बना के बताओ, फटाफट एक सेंटेंस बना के बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक सेंटेंस बना के बताओ। तो ऐसा ही हम लोग लास्ट में करेंगे। और इससे पहले कि मैं आपको ये कहूं कि सेंटेंस बना के बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग उस चीज के लिए केपेबल हों कि आप आराम से खुशी खुशी सेंटेंस बना सकें, ना कि आपको परेशान होते हुए या दुखी होते हुए वो सेंटेंस का निर्माण करना पड़े, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है टॉपिक। तो गाइस यहाँ पर हम लोग जो देखने वाले हैं, ये मैं आपके लिए 3 टॉपिक लेके आया हूँ। पहला टॉपिक है एक्शन, दूसरा टॉपिक है टाइम, और तीसरा टॉपिक हमारा यहाँ पे है सेंटेंस। तो ये इस तरीके से क्यों लिखे हुए हैं आपने अलग तरीके से देखा होगा शायद। तो एक सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, बड़ा अजीब सवाल है, आप सभी को इसका जवाब पता होगा, मैं 100% श्योर हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि टेंस कितने प्रकार का होता है। टेंस की डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली, टेंस कितने प्रकार का होता है। सभी स्टूडेंट ने एक ही आंसर दिया होगा कि टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सभी ने, सबका एक कॉमन आंसर आया होगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज, या 3 प्रकार के टेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं वापस आपके आंसर का कारण बताऊं कि आपने ऐसा क्यों कहा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, तो उसका कारण समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग टेंस को मानते हैं काल या समय, और समय को या काल को विभाजित करने के लिए हमारे पास 3 ही स्थान हैं। वो कौन कौन से हैं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसीलिए आपने कहा कि टेंस भी 3 प्रकार का होता है। मैं आपको अगर ये कहूं कि टेंस 3 प्रकार का नहीं होता, टाइम 3 प्रकार का होता है, तो क्या आप मेरी बात से सहमत होंगे या असहमत होंगे? हाँ, अगर मैं आपको कह दूं कि टेंस जो है वो 3 प्रकार का नहीं होता, टाइम का जो डिवीजन हम करते हैं या जिसको उसको हम जिस तरीके से डिवाइड करते हैं, वो 3 प्रकार का होता है। अभी से पहले का और अभी के बाद का। अभी प्रेजेंट हो गया, पहले जो कुछ हो चुका है वो पास्ट, और आगे जो कुछ होगा वो सब फ्यूचर, ठीक है। तो क्योंकि हम टेंस को काल या समय मानते हैं, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई टेंस भी 3 प्रकार का होता है, और सब जगह लिखा भी यही गया, पढ़ा भी यही गया, टेंस 3 प्रकार का होता है। एक समय के लिए अगर मैं ये मान लूं, ऐसा है नहीं, कल्पना करना, केवल सोचना, मेरे साथ रहो बस, ठीक है, कि मैं कह रहा हूं कि मान लो टेंस का मतलब टाइम नहीं है, टेंस का मतलब एक्शन है, यानी कि कार्य किस अवस्था में है वो दर्शाने के लिए हम टेंस का अध्ययन करते हैं। अब बताओ टेंस कितने प्रकार का, तो आपका टाइप ऑफ टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। वापस से मैं डेफिनेशन चेंज कर देता हूं कि टेंस का मतलब ना टाइम होता है ना एक्शन होता है, टेंस का मतलब तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है। तो अब मुझे बताओ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो जैसे जैसे टेंस की डेफिनेशन मूव करेगी, वैसे वैसे टेंस का टाइप भी मूव करेगा। लेकिन हम बिल्कुल ऐसा ही मानेंगे कि टेंस जो है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, जिसे हम कहते हैं टाइम बेस्ड स्ट्रक्चर, यानी कि टाइम बेस्ड जो डिवीजन हम कर रहे हैं इसके अंदर, जिस तरीके से हम इसे बांट रहे हैं, उसके लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? टेंस का। तो पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, अब से पहले जो कुछ हो चुका वो सब क्या है? पास्ट टेंस है या भूतकाल है। अभी जो कुछ है वो सब वर्तमान काल है, और अभी के बाद जो कुछ होगा वो सब भविष्यत काल है, ठीक है। ऐसा हम लोग मानते हैं, लेकिन जब आप टेंस पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि ये भी पूरी तरह सत्य नहीं है। पास्ट टेंस तभी तक पास्ट टेंस होगा जब तक कोई कार्य जो है वो भूतकाल में समाप्त होता रहे। अगर कोई कार्य भूतकाल में समाप्त नहीं हुआ, भूतकाल में जारी था और चलते चलते वर्तमान तक आ गया, तो वो भूतकाल नहीं माना जाएगा।
यानी कि भूतकाल में कार्य का पूर्ण होना आवश्यक है। वर्तमान काल के लिए हम क्या मान लेते हैं कि अभी राइट नाउ जो है यही वर्तमान काल है। ये भी पूरी तरह से सत्य नहीं, ठीक है। सामान्यतः जो चीजें होती है वो सामान्य वर्तमान काल में आ जाती है। सामान्य से अलावा अभी इस वक्त जो हो रहा है, जैसे अभी मैं टेंस पढ़ा रहा हूं राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय पर, तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, रहेगा प्रेजेंट में। लेकिन अब से पहले जो कुछ हो चुका है आज के दिन में, अब से पहले जो कुछ हो चुका है, अब हम सामान्य अगर डेफिनेशन से देखेंगे तो आप लोग उसे उठा करके पटक दोगे पास्ट टेंस में। बोले सर अभी तो आपने कहा कि जो अभी है प्रेजेंट, पहले जो कुछ हो चुका वो क्या पास्ट, आगे जो कुछ होगा वो सब फ्यूचर। लेकिन आज के दिन में जो कुछ हुआ है सुबह से लेकर अब तक, मान लीजिए अभी शाम की 5 बजी है, 6 बजी है, ठीक है, तो सुबह से लेकर अब तक जो कुछ हो चुका है वो कभी भी पास्ट टेंस में नहीं जाएगा, वो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। यानी कि टुडे जो है वो कभी भी पास्ट टेंस में नहीं जाता है। अब बात आती है क्या फ्यूचर के साथ भी ऐसा ही है कि आज शाम तक मैं जो कुछ करने वाला हूं वो सब प्रेजेंट में रहेगा क्या? नहीं। 5 बज रही है मान लो अभी, तो 5:05, 10 मिनट, 15 मिनट पे, यानी कि अब से आगे जो कुछ होगा वो सब तो फ्यूचर ही है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? किसी भी कार्य को पास्ट टेंस का कहने के लिए क्या आवश्यक है? उसका पास्ट में खत्म होना। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो आज की अगर मैं बात कर रहा हूं कुछ भी, यानी कि ऐसा कोई भी पास्ट जो आज का पास्ट है, यानी कि अब से लेकर के सुबह तक का समय, ठीक है, तो वो सारा का सारा जो समय है, सुबह से लेकर अब तक का जो समय है, उसमें जितनी भी क्रियाएं हुई है वो सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हुई है, पास्ट टेंस में नहीं हुई। मैं स्कूल गया था, आज के लिए आप ये नहीं बोल सकते, कल के लिए बोल सकते हो। अगर आप आज स्कूल गए थे ना, तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखोगे, सिंपल पास्ट टेंस में नहीं लेकर जाओगे, ठीक है। लेकिन ये नियम जो है ये पास्ट यानी कि अब से पहले जो कुछ हो चुका है उस पर अप्लाई होता है, आगे जो कुछ होने वाला है उस पर अप्लाई नहीं होता है। 5 बज रही है, अगर आप 6 बजे कुछ करोगे, आप 7 बजे कुछ करना चाहते हो, 8 बजे कुछ करना चाहते हो, तो सारा का सारा फ्यूचर टेंस है। लेकिन अब से पहले जो कुछ हो चुका वो सारा का सारा पास्ट टेंस नहीं है, क्योंकि वो टुडे के अंदर आ रहा है। क्लियर है मेरी बात? तो यहां पे इस तरीके से हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझते हैं। ये एक समय की रेखा है। टाइम हमेशा कॉन्टिन्यूटी में चलता रहता है, निरंतर या लगातार टाइम चलता रहता है। ये मैं बात कर रहा हूं इस समय की, जो अभी की बात है, अभी ये टाइम बिंदु जिस पे अभी हम पढ़ रहे हैं, राइट नाउ की बात कर रहा हूं। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। और इससे पहले आज के दिन में जो कुछ हो चुका, इससे पहले आज के दिन में जो कुछ हो चुका वो सब भी क्या है? प्रेजेंट टेंस ही है। लेकिन उससे पहले यानी कि कल और कल से पहले जो कुछ भी हुआ है, और जो कुछ भी हुआ है वो कैसा हुआ है? वो पूर्ण हो चुका है भूतकाल में ही। वो भूतकाल में कैसा है? पूर्ण हो चुका है, तो उसे मैं कह दूंगा पास्ट टेंस। और ये जिस बिंदु पर अभी हम खड़े हैं, जहां पर अभी हम हैं राइट नाउ, इससे आगे जो कुछ भी होगा, चाहे वो टुडे में हो, चाहे वो टुडे के बाहर हो, टुमारो से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारा का सारा हमारा फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। आई एम श्योर इसमें आपको अब कोई डाउट नहीं है। आज जो हुआ है वो प्रेजेंट है, आज जो होगा वो फ्यूचर है, कल से पहले जो कुछ हो चुका वो सब पास्ट है, और कल के बाद जो कुछ होगा वो सब फ्यूचर है। एक लाइन के अंदर अगर मैं इसे खत्म करूं तो इस तरीके से खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि क्या एक्शन जो है वो 4 प्रकार का कैसे हो सकता है, या एक्शन जो 4 प्रकार का है उसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखो, कार्य की स्थिति क्या है? कार्य की स्थिति क्या है? आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो कार्य अभी कहां स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो वापस हम क्या लेंगे? एक समय की धारा लेंगे, ठीक है। ये एक समय की धारा है। समय की धारा मतलब मैं इस लाइन को समय की धारा इसलिए मान लेता हूं कि भाई समय एक अनवरत चलने वाली चीज है, हमेशा चलती रहती है, कंटिन्यूटी में कंटिन्यूटी में कंटिन्यूटी। समय तो आगे से आगे बढ़ता रहता है, उसके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्य होते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है कि भाई समय चल रहा है, लेकिन उस पर कहीं पर भी कार्य हो गया। देखो, ये जो मैं लाइनें खींचता हूं ना, ये वाली, इधर वाली नहीं, ये वाली,
पहली वाली लाइन जो है इसको मानो कार्य का प्रारंभ होना, कि इस किसी बिंदु पर कार्य प्रारंभ हुआ, और इसे क्या मानता हूं, कार्य का समाप्त होना। तो जहां सामान्यतः केवल कार्य का होना दिखाई देता है, एक्शन का क्या दिखाई देता है, घटित होना या होना दिखाई देता है, वह फल खाता है। सिंपल टेंस है। सिंपल टेंस में मुझे बताओ कि उसके फल खाने के अलावा इस वाक्य से हमें और क्या जानकारी मिल रही है? कोई जानकारी मिल रही है क्या? केवल कार्य के होने की जानकारी मिल रही है, उसके अलावा और कोई जानकारी नहीं मिल रही है। अब क्या है, सेकंड हम यहां आ जाते हैं। तो यहां पर जो मैंने चीज मान ली, अब अगला मैं यहां पे देखता हूं कि यहां पर मैं इसे इंडेफिनिट या सिंपल टेंस मान रहा हूं, जहां पर मेरे को केवल क्या दिखाई दे रहा है, कार्य का होना। केवल कितनी चीज दिखाई दे रही है यहां पे मुझे, कार्य का होना दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं किसकी, कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है अपूर्ण कार्य। अपूर्ण कार्य का मतलब क्या होता है कि जहां मुझे कार्य का जारी होना दिखाई दे, जारी होना मुझे यहां दिखाई देता है। अब जारी होने का मतलब क्या है कि कार्य की स्थिति कौन सी है, निरंतरता वाली। निरंतरता वाली का क्या मतलब है, कार्य प्रारंभ तो हो चुका परंतु समाप्त नहीं हुआ है। तो मैं यहां पे दो ही बिंदु लूंगा। ये मेरा कौन सा बिंदु है, जहां कार्य का प्रारंभ होना दिखाई देता है और यहां पर कार्य का समाप्त होना या कार्य की समाप्ति यहां पर दिखाई देती है। अब अगर उस कार्य को लेकर के इस पूरे समय पर अगर कोई वाक्य बनाया जाएगा तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो एक्शन का स्टेटस है ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने भी कहा था, वह फल खाता है, प्रेजेंट टेंस, कार्य का होना दिखाई दे रहा है। वह फल खाता था, पास्ट टेंस, लेकिन पास्ट में भी केवल कार्य का होना ही दिखाई दे रहा है। वह फल खाएगा, फ्यूचर टेंस, लेकिन फ्यूचर टेंस में भी केवल कार्य का होना ही दिखाई दे रहा है। यानी कि कार्य का होना दिखाई देना या कार्य का होना दिखना, इसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होने पर परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, हम यहां देख रहे हैं कि कार्य की स्थिति क्या है, एक्शन जो है उसकी क्या पोजीशन है, उसे हम लोग यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर मैं यहां कोई भी सेंटेंस बनाता हूं इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक, तो वो मेरा क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो। अब देखते हैं कैसे बनेगा। कि देखिए, ये बिंदु है 9 बजे का सुबह और ये बिंदु है 10 बजे का। तो मैं सीधा सीधा पूछ लूंगा, कल 9 से 10 क्या कर रहे थे? आप कहोगे सर स्कूल में पढ़ रहे थे। तो आपने कहा स्कूल में पढ़ रहे थे, यानी कि आपने सेंटेंस किस में बना लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्योंकि इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक ये कार्य क्या था, पढ़ाई का कार्य जारी था। आज अभी आप 9 बजे से 10 बजे क्या कर रहे हो? मान लो अभी सुबह 9 से 10 का टाइम हो रहा है, हम सर स्कूल में हैं, पढ़ रहे हैं। अच्छा, कल 9 से 10 क्या कर रहे होंगे? सर कल भी स्कूल में होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो परिभाषा तो नहीं बदली, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो डेफिनेशन है वो तो सेम रह गई। यानी कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच में, दो समय बिंदुओं के बीच में अगर कार्य जारी हो, कार्य निरंतर हो, कार्य चल रहा हो, कार्य की समाप्ति ना हुई हो, इस बिंदु तक आकर के भी कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। इस लास्ट बिंदु पर भी आ जाओगे ना तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बच जाएगा। इसको मत कूदना, ये जो लास्ट बिंदु है ना 10 बजे वाला, इसे जंप मत करना, क्योंकि अगर आपने इसे जंप किया तो क्या होगा, यहां पर कार्य शुरू हुआ, यह है 9 बजे का समय, यहां कार्य खत्म हुआ, यह है 10 बजे का समय, और आप वाक्य बना रहे हो यहां, यहां या यहां। यानी कि कार्य समाप्त होने के बाद अगर आप वाक्य बना रहे हो तो इसका मतलब है आप कॉन्टिन्यूअस छोड़ करके कौन से टेंस में चले गए, अब आप आ गए परफेक्ट टेंस में, जहां कार्य पूर्ण होता है या पूर्ण माना जाता है कि भाई काम हो चुका। तो जब भी आप चुका है, चुके हैं, चुकी है, इस तरह के क्रिया का प्रयोग करते हैं तो वो वाक्य हमेशा परफेक्ट टेंस में चला जाता है, फिर वो परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। बात समझ में आई गई? तो यहां पर हमें क्या है, कार्य का होना दिखाई दे कि केवल कार्य होता है भैया, सिंपल टेंस, इंडेफिनिट टेंस। कार्य हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। कार्य हो चुका था,
हो चुका है, हो चुका होगा, फ्यूचर टेंस। यानी कि कार्य की समाप्ति के बाद कार्य पर वाक्य बनाना कि ये काम तो समाप्त हो चुका, ये काम तो खत्म हो चुका, अगर आप ये कहते हैं तो इसका मतलब आप परफेक्ट टेंस में चले गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहां लास्ट टेंस जो आता है वो आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो एक यूनिवर्सल भिखारी टेंस है। मैं हमेशा अपनी क्लासेस में कहता हूँ, ऑफलाइन की क्लासेस में तो मुझे इतना अजीब नहीं लगता है बोलने में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा विचित्र लग रही है ये बात बोलना कि ये जो भाई साहब हैं ये हैं यूनिवर्सल भिखारी। यूनिवर्सल भिखारी क्या है, इनके पास खुद का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनके पास खुद का एक केवल कटोरा होता है जिसका नाम है बीन। बीन सुना है ना आपने? सपेरे वाली बीन नहीं, BEEN वाली बीन। ये एक कटोरा लेकर के बैठे हैं, ये सबसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। परफेक्ट टेंस को जाके बोलते हैं भाई हेल्पिंग वर्ब दे दे यार, तो दे देता है, ले भाई हैज हैव ले ले, हैड ले ले, विल हैव ले ले, शैल हैव ले ले, कोई बात नहीं। परफेक्ट टेंस अपने सारे के सारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब से दे देता है। फिर ये जाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस के पास। कॉन्टिन्यूअस टेंस के पास जाके कहता है भाई मेन वर्ब दे दे। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस के पास मेन वर्ब रहती है ING फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये उसको दे देता है। तो ये जो वहां करता है ना, यहां पर भी यही हरकत करने वाला है। यहां पे देखो ये क्या करता है, यहां पर कार्य शुरू हुआ, यहां पर कार्य खत्म हुआ। ठीक है, तो इसके लिए कार्य शुरू होने का बिंदु ये, कार्य खत्म होने का बिंदु ये, कार्य इस बिंदु से इस बिंदु तक चला। ये वही बात कर रहे हैं हम, एज इट इज सेम डिट्टो जो हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस में की थी। ठीक है, कार्य इस बिंदु से इस बिंदु तक चला और ये कह देता है कि ये कार्य जारी है या जारी था और कितने समय से जारी था उस समय को ये साथ में बता देता है। केवल समय जोड़ देगा, इसमें टाइम जोड़ देगा और कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बना देगा। बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं आपको कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर होता है। जीवन में कभी गलती नहीं करोगे इसका इस्तेमाल करने में, जीवन में कभी गलती नहीं करोगे, विश्वास मानना। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं और एक मैं ये कहता हूं कि मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, दोनों में क्या अंतर है? हिंदी के अनुसार ठीक है भाई, पढ़ा रहा है, साथ में समय बता दिया, आधे घंटे से पढ़ा रहा है। हिंदी में इतना आसान है, इंग्लिश में इतना आसान नहीं है। इंग्लिश में क्या है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं आधे घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, अब कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आएगा क्योंकि कितनी देर कार्य जारी है उसका समय आ गया ना, आधा घंटा। तो अब ये सेंटेंस चला जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर हाफ एन आवर। डिफरेंस समझ में आया? पढ़ा रहा हूं कॉन्टिन्यूअस, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर हाफ एन आवर। डिफरेंस यही है कि अगर कोई कार्य केवल जारी है, निरंतरता में है, केवल ये दर्शाया जा रहा है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस। कितनी देर से जारी है या कितनी बजे से जारी है, मैं 2 बजे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो फॉर आ जाएगा, है ना। एक और कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में अपन बात करेंगे, मुझे याद आ रहा है अभी बस, फॉर और सिंस से रिलेटेड कि फॉर कहां यूज होता है और सिंस कहां यूज होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या फॉर और सिंस से बनने वाले जितने भी वाक्य हैं, ऐसे सारे वाक्य जिनमें फॉर या सिंस लगता है, क्या वो सारे ही वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चले जाते हैं या कोई और दूसरा अल्टरनेट टेंस भी है इसका? इसके बारे में आगे वाले आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करवा रहा हूं। एक्शंस का, कार्य का होना दिखाई देता है, सामान्यतः कार्य के होने की सूचना मिलती है, इंडेफिनेट या सिंपल टेंस। कॉन्टिन्यूअस, कार्य का जारी होना, निरंतर होना, कंटिन्यू होना दिखाई देता है। परफेक्ट टेंस, कार्य की समाप्ति पर यह कहना कि कार्य हो चुका है या हो चुका था या हो चुका होगा। परफेक्ट टेंस, कार्य जारी है या जारी था, समाप्त हो चुका है नहीं हो चुका है। पास्ट टेंस में हमें ये चाहिए होता है कि कार्य की समाप्ति जरूरी होती है। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में ऐसा आवश्यक नहीं है कि कार्य की समाप्ति हो, क्योंकि अभी मैंने कहा ना मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं पढ़ाना खत्म थोड़ी कर चुका हूं, मैं तो भी आगे और पढ़ाऊंगा, टीचिंग तो भी आगे और करने वाला हूं ना मैं। तो यही चीज यहां पे देखने को मिलती है कि कार्य का जारी होना प्लस उसका समय। ठीक है, कि कार्य कितनी देर तक जारी था। तो पास्ट टेंस में कार्य की समाप्ति आवश्यक है, प्रेजेंट और फ्यूचर में कार्य की समाप्ति आवश्यक नहीं है।
फ्यूचर में तो कुछ भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में तो कोई काम तो हो ही नहीं रहा ना। फ्यूचर टेंस मुझे सबसे मजाकिया टेंस लगता है, सबसे फनी टेंस है, क्योंकि वो कहता है कि जब कार्य हो चुका हो भविष्य में तो जाकर के सेंटेंस बनाओ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है साहब, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कार्य समाप्त कैसे होगा? कार्य अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। मैं कल की बात कर रहा हूं कि कल शाम को 6 बजे मैं इंग्लिश पढ़ा चुका होऊंगा, ये मेरा वाक्य है कि 6 बजे मैं इंग्लिश पढ़ाने का कार्य समाप्त कर चुका होऊंगा कल। अरे भाई कैसे कर चुका होऊंगा, उसको शुरू तो होने दो। वो तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। तो फ्यूचर टेंस के जितने सेंटेंस बनते हैं ना वो सारे ऐसे ही हैं। उसमें हमें बस अंदाज़ा लगाना है कि एक डेली रूटीन के हिसाब से हम क्या करते हैं या प्रतिदिन की दिनचर्या में क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग एक अंदाज़ा लगा के बताते हैं कि भाई जैसे मैं रोज़ 10 बजे सोता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि हाँ कल का शाम का क्या प्लान है, बोले यार 10 बजे तक मैं सो चुका हूँगा। सिंपल सी बात है, यही प्लान है और कोई प्लान नहीं है। लेकिन पता पड़े कि कल मैं 1 बजे तक मूवी देख रहा हूँ तो वहाँ तो बोले काम शुरू तो होने दो भाई। तो काम शुरू होता नहीं है, केवल उसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ ऐसे हो रहा होगा, ऐसे हो चुका होगा, 5 घंटे से ऐसा हो रहा होगा, तो वो सबका सब फ्यूचर टेंस में चला जाता है। तो आई होप आप लोगों को टाइम क्लियर होगा एंड आई अगेन होप आप लोगों को एक्शन क्लियर होगा। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टाइम एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एक्शन इन टेंस। ये सारी की सारी चीजें गाइस पहले समझ लेना बहुत जरूरी है। मैं सीधा आपको वहां नहीं लेके जाऊंगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, हाँ ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स, हाँ ये सारी मेन वर्ब्स भर दो, हाँ ये सारे नियम लिख लो, ऐसा हो तो ये टेंस नहीं। हम काम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट पे और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि जैसे आप पढ़ना चाह रहे होंगे, आप में से काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक प्राचीन विधि जो चली आ रही है टेंस पढ़ाने की, वैसे पढ़ाने से अगर कुछ अच्छा रिजल्ट निकलना होता तो शायद अब तक निकल चुका होता। तो इसका मतलब अगर हमें कुछ डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो हमें कोशिश भी डिफरेंट तरीके से करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हमें परिणाम अलग चाहिए तो हमें प्रयास भी तो अलग तरीके से करना पड़ेगा। एक ही तरह से प्रयास करते हुए वही रिजल्ट बार बार मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि उससे रिजल्ट कोई चेंज होने वाला है। नेक्स्ट हमारा यहाँ टॉपिक आता है सेंटेंस। सेंटेंस यानी कि टेंस में हमारा माई बाप, हमें यह बताने वाला कि हमें टेंस आता है या हमें टेंस नहीं आता है। ये बताने वाले भाई साहब कौन है? ये बताने वाले भाई साहब हैं हमारे सेंटेंस। क्योंकि अगर हमने सेंटेंस बनाया और सेंटेंस ग्रामेटिकली सही बन गया तो आपका एक्शन की जानकारी भी है, आपको टाइम की जानकारी भी है, आपको हर चीज की जानकारी है। लेकिन अगर आपको एक्शन की, टाइम की, हर चीज की जानकारी है लेकिन आपने वाक्य सही तरीके से नहीं बनाया या वाक्य बनाते समय आपने व्याकरण की दृष्टि से उसमें गलती कर दी, आपको टेंस नहीं आता। उसके बाद आपकी ये सारी की सारी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है इसका कोई महत्व नहीं रह जाता, इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम यहाँ बात करने वाले हैं टेंसेस के बारे में। तो टेंस जो है, सॉरी सेंटेंसेस के बारे में। तो सेंटेंसेस में सबसे पहला आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। इन चारों में से आप अफर्मेटिव सेंटेंस की एक डेफिनेशन बता दो मुझे कि कौन सा वाक्य को अफर्मेटिव कहा जाएगा, किस वाक्य को नेगेटिव कहा जाएगा, किसे इंटरोगेटिव कहा जाएगा, किसे इंटरोगेटिव नेगेटिव कहा जाएगा। किस वाक्य को आप ये कहोगे बताओ। ठीक है, और ये डेफिनेशंस लिखना चाह रहा हूं। तो देखिए सीधा अफर्मेटिव सेंटेंस, यहां पर कार्य का होना दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कार्य का होना दिखाई देता है कि काम हो रहा है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो, वीडियो चल रहा है, पृथ्वी घूम रही है, व्हाटएवर जो कुछ हो रहा है यहां सब कार्य हो रहे हैं। तो जब किसी वाक्य में कार्य का होना दिखाई दे तो वहां हम उसे कहते हैं कि भैया ये सकारात्मक वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? ये हमारा सकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस हम ये उसे कहते हैं जहां कार्य का ना होना दिखाई दे। क्या दिखाई देता है यहां पे? कार्य का ना होना दिखाई दे कि काम हो ही नहीं रहा है, काम हो ही नहीं रहा। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आप पढ़ नहीं रहे हो, वीडियो चल नहीं रहा है, पृथ्वी घूम नहीं रही है। तो यहां पर घूम नहीं रही, पढ़ नहीं रहा,
यानी कि पढ़ाई जो काम है जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो जहां कार्य का ना होना दिखाई दे वहां पर हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस है या नकारात्मक वाक्य है। ठीक है, वाक्य का प्रकार कैसा है? नकारात्मक है। इंटेरोगेटिव का सीधा सीधा मतलब होता है कार्य के होने पर प्रश्न पूछा जाए। कार्य के होने पर प्रश्न पूछा जाए। अब कार्य के होने पर बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि हु इज राइटिंग द लेटर, पत्र कौन लिख रहा है, तो इसका लेखक कौन है भैया, इसको करने वाला कौन है। हाउ इज ही राइटिंग द लेटर, तो किस विधि से लिख रहा है, तो लिखने की विधि पूछ ली। तो कार्य के होने पर प्रश्न पूछा जाए, वाई ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र क्यों लिख रहा है, तो कार्य के होने पर प्रश्न आ गया। तो जहां कार्य के होने पर प्रश्न पूछा जाए या कार्य के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाए तो वहां पर हमारा वाक्य क्या हो जाता है? इंटेरोगेटिव हो जाता है। और अंतिम, जहां कार्य के ना होने पर प्रश्न पूछा जाए। यहां प्रश्न किसके बारे में पूछा जाएगा? कार्य के ना होने पर। वाई इज ही नॉट राइटिंग द लेटर, यह पत्र क्यों नहीं लिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी हमारे कार्य के होने पर वाक्य हो अफर्मेटिव, कार्य के ना होने पर वाक्य हो नेगेटिव, कार्य के होने पर प्रश्न हो इंटेरोगेटिव, और कार्य के ना होने पर प्रश्न हो तो हमारा वाक्य इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है गाइस? तो ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, ये एक परिचयात्मक कक्षा थी। आई होप आप सभी लोगों को बेसिक फंडामेंटल जो है टेंस क्या होता है, टेंस के प्रकार कैसे होते हैं, एक्शन जो है यानी कार्य जो है वो अलग अलग स्थानों पर किस तरह स्टैंड करता है, किस जगह पर अपना अर्थ दिखाता है, दर्शाता है, साथ ही साथ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस वास्तविकता में क्या होते हैं, और सेंटेंसेस जो हैं, वाक्य जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उसमें किस तरह के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा और इसमें काफ़ी सारी आपको नई चीज़ें जो हैं या नई इन्फॉर्मेशन जो है वो जानने को मिली होगी। सो काइंडली लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल द वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।